प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं कक्षा 6, 7 और 8 तीनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी संख्या पद्धति का एक टॉपिक है, माने संख्याओं का ज्ञान। तो जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, माने इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। और सबसे माने जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है परिमेय संख्या, माने 7 और 8 की गणित में पहला ही चैप्टर परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, यह भी हम आज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न माने यही बनता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आप जानिए कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 माने इस प्रकार से संख्याएं जो अनंत तक जा रही हैं, इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और आगे अनंत तक जाती है। तो इन्हीं अंकों को या इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अगर कभी कोई प्रश्न हो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 माने ये सारे ही जो संख्याएं हैं ये सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। तो एक चीज़ हमने क्लियर कर दिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए दूसरा माने इसमें टॉपिक है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे यह भी अनंत तक जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को भी जोड़ दें तो वो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाएगा। तो माने प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 को शामिल किया गया है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल नहीं किया गया है। केवल इतना ही अंतर है प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में। तो पूर्ण संख्या में 0 को भी शामिल किया जाता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल नहीं किया जाता। अब बाकी दोनों में बिल्कुल समानता है। अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होता है, तो आप जानिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्णांक 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे पूर्णांक क्या है, एक पूर्ण संख्या है और यह पूर्णांक भी है, लेकिन यह तो 1 है, लेकिन यही -1 लिख दिया जाए तो यह ऋण पूर्णांक है। यह तो धन पूर्णांक है और यह ऋण पूर्णांक है। तो अगर पूर्ण संख्याओं के पहले माइनस लग जाए तो वह ऋण पूर्णांक कहलाएगा, और यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वह धन पूर्णांक है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वही पूर्णांक हैं, लेकिन अगर उसमें ऋण का चिन्ह पहले लग जाए तो वो ऋण पूर्णांक हो जाएंगी, और चिन्ह यदि कोई न रहे तो धन पूर्णांक होंगी। अच्छा, 0 को आप समझ लीजिए, 0 ऐसी संख्या है जिसके पहले ना तो धन लगाया जाता है और ना ही ऋण लगाया जाता है। उसके पहले आप धन और ऋण का प्रयोग नहीं किया जाता कभी भी। तो पूर्णांक में आप यही जाने कि जो प्राकृतिक संख्याएँ हैं वे ही पूर्णांक हैं, लेकिन वो तो धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन अगर उसके पहले हम ऋण लगा दें तो ऋण पूर्णांक भी बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि यदि सबसे छोटा पूर्णांक आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा। और यदि आप कहेंगे 1 तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे अभी छोटा माने पूर्णांक जो होगा वह 0 होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है? नहीं, 0 से भी छोटा पूर्णांक -1 हो जाएगा, लेकिन -1 से भी छोटे पूर्णांक होते हैं। तो अगर कोई कहे कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है बताइए, तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप -100 बताओगे तो -101 उससे भी छोटा है।
अगर -1,00,000 आप बताओगे तो -1,00,001 उससे भी छोटा है। तो सबसे छोटा पूर्णांक आप नहीं बता सकते हो, उसी प्रकार से सबसे बड़ा पूर्णांक भी आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि जिस संख्या को आप बताओगे उसमें 1 प्लस कर दिया जाएगा तो आपके बताने के अनुसार से संख्या बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटा पूर्णांक या सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह माने इसीलिए यह नहीं ज्ञात किया जा सकता क्योंकि यह धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। तो पूर्णांक के बारे में आप इतना समझें कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके पहले यदि आप ऋण लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे तो यह ऋण पूर्णांक बन जाएंगे, और यदि कोई चिन्ह आप नहीं लगा रहे हैं तो धन पूर्णांक हैं। तो और एक इसमें आपको यही याद रखना है कि ना तो आप सबसे छोटा पूर्णांक बता सकते हैं और ना ही सबसे बड़ा पूर्णांक बता सकते हैं, और दोनों ही ज्ञात नहीं किया जा सकते। तो चलिए अब सम संख्याओं को हम देख लेते हैं। सम संख्या क्या हैं? तो जिन संख्याओं माने जो भी संख्याएं हैं या सम अंक आप जान लीजिए पहले, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सम संख्याएं हैं या सम अंक है। अगर बड़ी से बड़ी कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या भी सम संख्या ही कहलाएगी। तो सम अंक या सम संख्याएं यही 5 अंक हैं, 0, 2, 4, 6 और 8। तो ये तो सम संख्याएं हैं ही, लेकिन यदि बड़ी कोई संख्या है, जैसे लिखा है 1000 हमने लिख दिया, अब प्रश्न हो यह सम संख्या है या विषम, तो सम या विषम का निर्णय आखिरी डिजिट से होगा। तो आखिरी डिजिट हमारा देखिए यहाँ मिल रहा है 0, तो यह सम संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि हम 128 लिख दें और प्रश्न हो कि यह सम संख्या है या विषम, तो केवल 8 को देख करके ही हम बताएंगे, क्योंकि देखिए 8 सम संख्या में शामिल है, तो यहाँ जब 8 है तो ये पूरी संख्या क्या होगी? सम। तो खाली इकाई अंक को आपको देखना है, शेष चीज़ों को नहीं देखना है। जैसे 132 लिखा है तो आप 3 को देखकर निर्णय नहीं करेंगे, खाली इकाई अंकों को देखेंगे। इकाई अंक 2 है, जो कि यहाँ हमने सम बताया है, तो इसलिए यह सम संख्या है। तो सम संख्याओं के बारे में आप इतना ही याद रखें कि 0, 2, 4, 6, 8 यही सम संख्याएं हैं या सम अंक हैं, और जिन संख्याओं के अंत में ये 5 अंक में से कोई भी एक अंक रहेगा वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। अब देखिए विषम संख्या भी यहीं से आप जान लीजिए। विषम संख्या में 1, 3, 5, 7 और 9, देखिए विषम में भी 5 ही अंक हैं। ये 5 विषम अंक हैं, और किसी भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये अंक आ जाएं तो आप बस तुरंत ही इकाई अंक को देखकर आप बता देंगे कि विषम संख्या है या सम संख्या। जैसे हमने लिख दिया 139, अब आपसे पूछा जाए कि सम संख्या है या विषम, तो पूरे को आप मत देखिए, खाली आखिरी डिजिट को देखिए। तो इकाई अंक इसका 9 है, तो 9 देखिए सम में है कि विषम में, तो 9 हमने विषम में बताया है, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई? हमारी विषम हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि सम और विषम खाली आखिरी डिजिट आपको देखना है, मैंने इकाई वाला अंक। अगर इकाई वाला अंक सम है तो पूरी संख्या सम, और इकाई का अंक विषम है तो पूरी संख्या विषम। अब एक चीज़ आप और भी जान लीजिए, जो संख्याएं सम होंगी वो 2 से भाज्य होंगी, निश्चित ही 2 से भाज्य होंगी जो सम संख्याएं होंगी। तो हम यहाँ सम और विषम पढ़ रहे हैं, विभाज्यता के नियम नहीं पढ़ रहे हैं। तो खाली आप सम विषम पहचानिए कि 0, 2, 4, 6, 8 ये सम अंक, 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम अंक। माने 0 से 9 तक की गिनती आप गिनेंगे तो 10 अंक मिलेंगे। याद करने का आप माने एक तरीका आपको बता दे रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे पास टोटल अंकों की संख्या इतनी ही है, 10 अंक हैं। माने बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी हम इन्हीं 10 अंकों की सहायता से लिखते हैं। माने केवल 10 ही हमारे पास संकेत हैं अब बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए, 0 से लेकर के 9 तक। अब देखिए इनमें 5 सम हैं और 5 विषम हैं। तो आप पहले सम आता है कि विषम? पहले सम आता है। तो सम पहला डिजिट ये क्या है? सम है।
फिर एक छोड़कर ये सम, फिर एक छोड़कर ये सम, फिर एक छोड़कर यह, फिर एक छोड़कर यह। अब इस तरीके मैंने आप देखेंगे तो पहले सम से शुरू करिए और एक एक छोड़ के आप चलिए और देखिए आपको पांचों सम अंक मिल जाएंगे। तो बस ये सम है, अब बाकी जो बचे विषम हैं। और किसी संख्या के अंत में अगर ये मिल जाए पांचों तो वह पूरी संख्या क्या, सम संख्या कहलाएगी। तो सम और विषम हम जान चुके। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या हैं। तो भाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे संख्या हम कोई ले लें, 5 हमने ले लिया। अब प्रश्न हो या कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो हमने कहा अगर 2 गुणनखंड केवल इसके होंगे तो यह अभाज्य संख्या होगी और 2 से अधिक होंगे तो यह भाज्य संख्या होगी। तो 5 के गुणनखंड 1 और गुणे 5, ये 2 गुणनखंड हैं 5 के। तो 5 के केवल 2 ही गुणनखंड हैं। अब ऐसा कोई माने संख्या नहीं है जिससे 5 विभाजित हो जाए। तो 5 कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, यह भाज्य संख्या नहीं है। अब इसके बाद में आप देखिए 6 संख्या, इसके गुणनखंड 1 और 2, 3 और 6 स्वयं भी है। तो 2 गुणनखंड तो सभी संख्याओं के होते हैं, माने एक स्वयं वह संख्या और एक जो संख्या एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं और स्वयं से भी विभाजित होती हैं। तो इन 2 के अतिरिक्त यदि संख्या और किसी से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए 6, 1 और 6 से तो ये होता ही है, सारी संख्याएं होती हैं, मगर 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। मगर 5 देखिए सिर्फ 5 से हो रहा है और 1 से हो रहा है। ऐसे ही 17 देखिए 1 से होगा और 17 से होगा, शेष किसी से नहीं होगा। तो 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं और स्वयं से भी होती हैं, लेकिन यदि इसके अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित हो जाएं तभी वो भाज्य संख्या कहलाएंगी, अन्यथा वह अभाज्य संख्या तो भाज्य और अभाज्य दोनों चीज़ों को हम एक साथ समझ रहे हैं कि वे संख्याएं और जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित हो जाएं वे भाज्य हैं, और जो स्वयं से और केवल 1 से ही विभाजित होती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य और अभाज्य में केवल इतना ही अंतर है। अब एक चीज़ आप जानिए, 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती है इसमें 25 अभाज्य संख्याएं हैं टोटल। 1 से 100 तक में मैंने यह प्रश्न बिल्कुल याद करने का है, आपको याद होना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ और समझ लीजिए कि जो संख्या 1 है ये भाज्य है या अभाज्य। तो परिभाषा में हमने बताया था कि 2 गुणनखंड यदि हैं तब वह अभाज्य है। तो बताइए 1 के क्या 2 गुणनखंड हैं? 1 का तो खाली 1 ही है, 1 से विभाजित होगा फिर 1 से होगा और किसी से यह नहीं होगा, इसलिए यह तो अभाज्य भी कहने के लायक नहीं है। भाज्य तो कदापि नहीं है, लेकिन यह अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसके तो 2 भी नहीं हैं, तो 1 को ना तो हम भाज्य कहेंगे और ना ही अभाज्य कहेंगे। पहली अभाज्य संख्या 2 है। यदि प्रश्न किया जाए कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। और 2 के 2 गुणनखंड होंगे, या तो पहला तो 1 से ये विभाजित होगी और दूसरा स्वयं से होगी, और इसके अतिरिक्त यह किसी से नहीं होगी। तो 2 अभाज्य संख्या है और यह सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। कभी कभी प्रश्न होता है कि शुरुआती 2 अभाज्य संख्याएं बताइए, तो कभी कभी हम गलती से 1 को भी गिन लेते हैं अभाज्य संख्या में, तो यह बिल्कुल गड़बड़ है। पहली अभाज्य संख्या 2 और दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, और तीसरी अभाज्य संख्या पूछे तो 5 है। तो ये अभाज्य संख्या है। ऐसे ही भाज्य संख्या अगर प्रश्न हो कि सबसे पहली भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे पहली भाज्य संख्या आप 4 बताएंगे, क्योंकि 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, और संख्या 1 यह ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो सबसे पहली भाज्य संख्या 4 होगी और सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होगी। और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 हैं। और संभव हो तो उन 25 संख्याओं को आप एक बार देख भी ले, वो 25 संख्याएं कौन सी हैं। चलिए अब परिमेय संख्या हम देख लेते हैं। माने बहुत ही चर्चित यह संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का एक चैप्टर ही है कक्षा 7 में और 8 में भी। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं, इसकी परिभाषा आपने बहुत पढ़ी है।
तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p अपान q के रूप में व्यक्त की जा सकें, मतलब जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। अंश और हर के रूप में आप लिख सकें, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा तो आप याद कर लें, पुस्तकों में है, जगह जगह चैप्टर ही है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि माने कि जो संख्याएं अंश और हर के रूप में लिखी जा सकें, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप देखिए, जैसे 5 है, अब प्रश्न हो कि क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या इसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 बराबर 5/1 हम लिख सकते हैं। जितनी इस 5 की वैल्यू है उतनी ही 5/1 की भी वैल्यू है, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में p अपान q के रूप में हमने लिख दिया इसे। तो यह परिमेय संख्या है। और देखिए q आपका 0 नहीं है, माने हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर कहा जाए 0/5 परिमेय संख्या है, अब बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश तो 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो अंश 0 है लेकिन हर तो 0 नहीं है। यद्यपि इसका पूरे का मान 0 ही है। यदि 0/5 का मान पूछा जाए तो टोटल 0 ही है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। लेकिन यदि कहा जाए 5/0 क्या परिमेय संख्या है? अब यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हर 0 हो गया। तो परिमेय संख्याओं में आपको ध्यान यही देना है कि पहली चीज़ उसे p अपान q के रूप में लिखा जा सके। p अपान q का मतलब कि अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। और प्रश्न यही बनता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 0/5 और माने 0/1 कुछ भी लिख सकते हैं, मान तो उसका 0 ही रहेगा ना। यदि हम 0/1 लिख दें तो क्या इसका मान बदल जाएगा? क्या यह भी तो बराबर 0 के ही रहेगा। तो 0 एक परिमेय संख्या है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि हर के स्थान पर आप 0 रख देंगे तो वह परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो वर्गमूल के चिन्ह में तो हैं, लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो वर्गमूल के अंदर करणी में लिखी हुई ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं, और उन्हीं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या आप ऐसा समझें कि परिमेय संख्याओं का प्रसार 2 ही तरीके का होता है, या तो शांत या तो फिर अशांत आवर्ती होता है। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनका प्रसार अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब कि आप भाग लगाते जाइए, ना तो ये भाग कभी ख़त्म होगा और ना ही रिपीट होगा, कभी से पलट के वो अंक आएंगे भी नहीं। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय हम कहते हैं। जैसे हमने √2 लिख लिया, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर √16 लिख दें तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो ये तो अपरिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं 5 है, 0 है, 1/3 है और -1/3, यह भी परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में यही अंतर है कि अपरिमेय संख्याएं वे हैं जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हों और पूर्ण वर्ग ना हों। इसी में पाई आपका आता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है वह परिमेय संख्या है। तो आज इस प्रकार से कुछ चीज़ों को हमने जाना। तो इन चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए और इन चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो आज बस इतना ही, और शेष अगले वीडियो में हम लोग